हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी प्रसन्नचित्त होकर घर पर अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों के लिए जितना हो पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की। आज मैंने देखा कि सुबह से बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की वजह से हम हैं, ठीक है। और जितना हो सकेगा मैं आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड करूंगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराऊंगा। भरोसा कीजिए, मैं आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप सभी लोग इसी तरीके से लगातार क्लासों से जुड़े रहिए। मेरा दावा है कि आप सभी लोग का स्कोर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आज विशेष दिन है, शिक्षक दिवस है, और इस दिन आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहा हूं और इस चैप्टर की लगातार 2 एक्सरसाइजों को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्लास में जुड़ेंगे तो कुछ मज़ा ही दूसरा होगा, माहौल ही दूसरा होगा, पढ़ने में मज़ा आने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वाली जो एनसीईआरटी बुक है, जो पुरानी वाली है, उससे तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि नया सिलेबस है, पेपर आपका नए पैटर्न नंबर बनेगा। तो जो नई वाली बुक आई है एनसीईआरटी 2024 की, 23-24 की, उस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसमें मैंने देखा है कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक थी उसकी एक्सरसाइज 4.2 बीच से हट गई है। 4.1 पूरी है, बीच से 4.2 को हटा करके 4.3 को 4.2 बना दिया गया है, ठीक है। नई वाली जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 है शारीरिक, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए भैया, बालाजी स्टडी मोशन के नाम से। वहां पर आप सभी को पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती हैं, क्लासों की लिंक मिल जाती है आपको, ठीक है। कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए हम शुभारंभ करते हैं चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 का नाम है शारीरिक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये शारीरिक की परिभाषा क्या होती है, हमने देखिए 2 लाइन में लिख दी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करने लगते हैं कि सर शारीरिक की परिभाषा क्या होती है। तो यदि देखिए यहाँ पर लिखा है, हम एन कोट के प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे हम वर्ग आव्यूह का क्या कहते हैं, शारीरिक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लिए आव्यूह का चिन्ह आप सभी लोग जानते हो, ये होता है, ठीक होता है कि नहीं होता है। इसके अंदर हमने एक संख्या रख दी 3, तो ये आव्यूह को व्यक्त करेगा, ठीक। लेकिन इसी आव्यूह को शारीरिक रूप में लिखना है तो शारीरिक का चिन्ह ये होता है। इस संख्या को हमने शारीरिक के अंदर लिख दिया, तो जब हम शारीरिक का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक संख्या मिलेगी, या तो वास्तविक या तो समृद्ध संख्या मिलेगी, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे वर्ग आव्यूह का क्या कहते हैं, शारीरिक। शारीरिक हमेशा भैया वर्ग आव्यूह का ही होता है। ये नहीं कि 2x3 कोटि का आपने आव्यूह ले लिया उसका शारीरिक बना दिया। तो शारीरिक हमेशा कैसा होता है, शारीरिक हमेशा वर्ग आव्यूह का होता है, एक आव्यूह का ही शारीरिक होता है। हर कोट के शारीरिक को यहाँ पर हम बताएंगे, अब बस परेशान नहीं होइए, देखते रहिए। तो यहाँ पर 1x1 कोट का मैंने एक आव्यूह लिया, इसको मैंने शारीरिक रूप में व्यक्त किया। ये 3, इसका जब हम शारीरिक का मान निकालेंगे तो जब 1x1 कोटि का कोई शारीरिक होता है तो उसके अंदर जो संख्या उपस्थित होती है वही उसका क्या होता है, उस शारीरिक का मान होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर मिल गया कि नहीं, 3, तो ये आपके शारीरिक का मान हो गया, ये आपका शारीरिक है। देखो आव्यूह को मैंने क्या किया, आव्यूह के जब शारीरिक का मान निकाला तो हमें एक संख्या मिली, एक वास्तविक नंबर मिला, और इसे क्या कहते हैं, इस वर्ग आव्यूह का हम शारीरिक कहते हैं। आई कुछ बात समझ, यही कुछ परिभाषा है। तो यहाँ पर आपको हम 3 प्रकार के शारीरिक बताएंगे। पहला 1x1 कोटि का शारीरिक है ना, 1x1 कोटि का शारीरिक, उसको कैसे हल किया जाता है, ठीक, उसको जान लीजिए। और दूसरी बार में आपको बताएंगे 2x2 कोटि का, हमने कह दिया कि शारीरिक एक वर्ग आव्यूह ही होता है। 2x2 कोटि का शारीरिक है ना, कोटि के शारीरिक का हल, ठीक, कोटि का शारीरिक। और उसके बाद शारीरिक को देखिए प्रायः जो है इस डेल चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, याद रख सकते हो, ठीक है। और आव्यूह को किसी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके बाद 3x3 कोटि का शारीरिक, हम ये 3 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर पहले सीखने वाले, 3 प्रकार के शारीरिक सीखने वाले हैं। इनके हल के बारे में जाने कि 3x3 कोटि के शारीरिक को कैसे हल किया जाता है, 2x2 कोटि के शारीरिक का मान कैसे निकाला जाता है, 1x1 कोटि के शारीरिक का मान कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है, आव्यूह को हमने ए से लिख दिया, इसके अंदर एक एलिमेंट है ए। तो जब हम इस आव्यूह के शारीरिक का मान निकालेंगे, देखिए एक ये शारीरिक का चिन्ह है,
ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेट्स पढ़ते हैं, इसको ऐसा शॉर्टकट में लिखते हैं DET, डिटर्मिनेट्स ऑफ ए, आव्यूह ए के शारीरिक का मान, हिंदी में कहते हैं सर, ठीक है, डिटर्मिनेट्स ए कहते हैं, या इसको मॉड भी बहुत लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो इस आव्यूह के हम शारीरिक का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर जो आव्यूह चिन्ह है इसको शारीरिक में बदल देंगे, और 1x1 कोट का अगर आव्यूह है तो उसके शारीरिक का मान उसके अंदर उपस्थित वही संख्या ही होती है, मतलब ए का जब मॉड निकालेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। आई बात को समझ में। 2x2 कोटि का शारीरिक, जैसे हम एक आव्यूह ले लेते हैं, एक आव्यूह ले लिया मैंने, क्वेश्चन आपके बुक का ही एग्जाम्पल एक उठा लेते हैं। यहाँ पर एक आव्यूह है 2 4 -1 1, और कह दिया गया कि इस आव्यूह के शारीरिक का मान निकालिए, यानी आपको मॉड ए की वैल्यू निकालना है। तो इस आव्यूह को शारीरिक रूप में बदलेंगे, 2 4 -1 1। 2x2 कोट के शारीरिक को हल करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, याद रखिएगा, सबसे पहले इधर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 कम माइनस का 4, देखिए भैया -1 का मल्टीप्लाई 4 से करा रहे हो, ये माइनस सूत्र वाला है, समझ लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और ये 4, ये आ जाएगा इस प्रकार। इस आव्यूह के शारीरिक का मान 6। तो जब भी 2x2 कोट के शारीरिक को हल करना होगा तो आपको ऐसे हल करना है। 3x3 कोट के शारीरिक का मान निकालने के लिए आपको किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन छोटा सा ले ही लेते हैं, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके ले लेते हैं हम, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़िएगा, है ना, कोई दिक्कत ना हो। और जो विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं भैया, क्लास को अंत तक करें, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, लगातार 2 प्रश्नावलियों को सॉल्व कराया जाएगा, 4.1 और 4.2, ठीक है। समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, परेशान नहीं होइएगा। जैसे एक शारीरिक मैंने ले लिया 3x3 कोट का, लिख देते हैं आपके समक्ष। 2 कितना दिया गया है, 1 2 4, 1 2 4, उसके बाद दिया गया है -1 3 0, फिर दिया गया है 4 1 0। अब ये 3x3 कोट का शारीरिक है, ठीक है। शारीरिक हमेशा एक वर्ग आव्यूह का होता है। तो आपसे ये कहा जाए कि इस शारीरिक का मान निकालिए, इस शारीरिक का मान निकालिए, आपसे बोल दिया जाए, मान लीजिए ये एक एक आपका जैसे दिया गया है, एक मान लीजिए आव्यूह दिया गया है, क्या दिया गया है, मान लीजिए एक आपको आव्यूह ऐसे दे दिया गया, आव्यूह का चिन्ह बना दीजिए, और आपसे कहा जाए तो आप इस आव्यूह के शारीरिक का मान निकालिए। तो इसे आप शारीरिक रूप में पहले व्यक्त कर लोगे, शारीरिक का चिन्ह लगा दोगे, 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0। अब जब 3x3 कोट के शारीरिक का मान निकालना होगा, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि 3 रो हैं, R1 R2 R3, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, C1 C2 C3। तो आप चाहे किसी कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, चाहे किसी रो के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, प्रसार करने पर आपको उस शारीरिक का मान पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप जिस रो या जिस कॉलम के सापेक्ष प्रसार करें, देखिए उसमें मैक्सिमम 0 की संख्या हो, ठीक है। 0 मैक्सिमम केसेस में होंगे, तो आपको 100 कम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, तो इस कॉलम C3 कॉलम में देखिए, तो C3 कॉलम में हमारे पास 2 0 पड़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि R2 R3 में देखेंगे तो 1 1 0 पड़ेगा, लेकिन C3 कॉलम देखेंगे तो 2 0 पड़ेंगे। हमने कहा एक ऐसे रो या कॉलम को देखिए जिसमें मैक्सिमम 0 पड़े और उसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो C3 कॉलम में 2 0 पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये तरीका है, ठीक है, सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब C3 के सापेक्ष भैया प्रसार करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो सबसे पहले एक तो आपको अल्टरनेट चिन्ह बना लेने हैं। अल्टरनेट चिन्ह का मतलब यहाँ से शुरू करना, प्लस माइनस प्लस, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। इस तरीके से अल्टरनेट चिन्ह हर एक अवयव पर लगा लीजिए जिससे गलत ना होने पाए। तो जब आप C3 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो C3 को पकड़ोगे, पहले आप देखिए +4 लिखोगे, ठीक है, पहले आप +4 लिखोगे। अब देखोगे +4 हमारा किस कॉलम में है, जिस रो में, उसे आप छोड़ दोगे, बाकी नोट कर लोगे। शारीरिक का चिन्ह लगा करके -1 3 और यहाँ बचा 4 और 1, 4 और 1। इस प्लस माइनस चिन्ह का मतलब यहाँ पर कहीं नहीं है, अब जिस कॉलम रो के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो वहाँ पर इसका काम है बस, ठीक। तो आप इस कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर रहे थे, इस कॉलम का पहला एलिमेंट +4 से आ रहा है तो +4, और जो जिस कॉलम जिस रो में उसको छोड़ देंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो शारीरिक के अंदर लिख देंगे। फिर आ जाएंगे इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट पर, दूसरा एलिमेंट भैया -0 है, तो -0 हमारा
देखिएगा ध्यान से, 0 हमारा दूसरी रो में पड़ेगा और पहले कॉलम में पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ बच जाएगा 1 2 4 1, तो यहाँ लिखेंगे साड़ी के अंदर 1 2 4 1। फिर तीसरे कॉलम मतलब तीसरे कॉलम के तीसरे एलिमेंट पर आएंगे, वो भी आपका 0 है कि नहीं 0, और वो प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब 0 हमारा तीसरा वाला इस रो में पड़ा, इस कॉलम में पड़ा, बचा 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3। कुछ बात पल्ले पड़ी आपको, बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से इस साड़िक का मान हमें पता चल जाएगा, इसको साड़िक ए करके लिख लीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पर +4 है। अभी इसको मैंने 2 × 2 कोड के साड़िक को हल करना बताया। पहले इधर इधर का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 1 1 का -1 माइनस सूत्र लगाओ, 4 3 12। ठीक, अब इसे हल करो चाहे हल करो, ये सब 0 होगा, क्योंकि जब गुणे में 0 तो ये भी सब पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए तो कहा मैंने, जिस रो या कॉलम में ज़्यादा मैक्सिमम 0 हो उसी के सापेक्ष प्रसार कीजिए, तो साड़िक ए का मान आ जाएगा। देखिए 4 गुणे में -12 -1 माइनस का 13, 13 चौको कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया -52। तो इस तरीके से इस आव्यूह के साड़िक का मान आ गया भैया -52। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं। इस तरीके से 3 × 3 कोड के साड़िक का मान हम निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की ओर। अभी देखना कितनी तेज़ी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व होगी और 4.2। बहुत ही मज़ा आने वाला है भैया, ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सभी लोग भैया हेडिंग लगाएं एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज हम भैया 4.1 को देखते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। लिखा प्रश्न 1 से 2 तक सारणिकों का मान निकालना है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पर एक देखिए सारणिक दिया गया है 2 4 -5 -1। ठीक, इसको आप डेल के बराबर मान लीजिए। इस सारणिक का मान निकालना, हमने कहा 2 × 2 कोड के सारणिक का मान निकालना, इधर से मल्टीप्लाई करो, -2 -2 कम 2 माइनस सूत्र लगाओ, 5 चौक 20, ये माइनस के 20 होगा, माइनस सूत्र वाला +20 हो जाएगा। हल करोगे तो +20 से 2 जाएगा 18, सारणिक का मान कितना आ जाएगा +18। इसी तरीके से दूसरे का पहला पार्ट आप करोगे तो यहाँ पर लिखा है cos थीटा और यहाँ पर लिखा है माइनस का sin थीटा। सभी विद्यार्थियों को भैया गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन कमेंट नहीं पढ़ता हूँ मैं पढ़ाने के वक्त, सभी को पता होना चाहिए। चलिए सारणिक का मान निकालेंगे, cos थीटा का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस सूत्र वाला लगता है, ठीक है, sin थीटा का मल्टीप्लाई प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, माइनस सूत्र वाला ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये एक सरल समीकरण है जिसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें भाई, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। आज के दिन तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप इसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का दूसरा पार्ट और तीसरा सवाल देखिए लिखा हुआ है। तीसरा सवाल थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लिखा है कि यदि एक एक आव्यूह दिया गया है आपको, 1 2, ठीक है, और 4 2 दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है, आपसे ये कहा जा रहा है, तो आपको दिखाना है, तो आपको सिद्ध करना है कि जो 2a का मान है, 2a के सारणिक का जो मान है वो 4 × सारणिक a के गुणनफल के बराबर, मतलब LHS RHS आपको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो आव्यूह a दिया गया है, आव्यूह a दिया गया कि नहीं, इसका आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a बराबर आ जाएगा। देखिए a का मान इतना, तो 2a का मान कितना हो जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इस तरीके से 2a का मान आ गया। अब इन्होंने कहा 2a का मान, LHS में क्या किया गया, 2a के सारणिक का मान, इसके सारणिक का मान निकालना, आव्यूह का चिन्ह हटाओ, सारणिक का चिन्ह लगाओ, 2 4 8 4। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a के सारणिक का मान आ जाएगा 4 दूनी 8, माइनस वाला सूत्र वाला चिन्ह लगाएंगे, 8 चौक 32, तो ये माइनस का 32 हो जाएगा, 8 जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा, 8 से 32 घटाओगे माइनस का 24 हो जाएगा। RHS में क्या दिया गया है, RHS में भैया आपको लाना है 4 × में mod a, तो 4 × mod a मतलब सारणिक a का मान, a का मान जितना है उसको सारणिक में बदल दो, 1 2 4 2। क्लियर, चलिए तो अभी मैंने आपको बताया 2 × 2 कोड के सारणिक को हल करना, 2 1 कम 2, 4 दूनी -8, 2 से 8 घटाओ -6 का 4 से गुणा करो -24। आप कहोगे LHS बराबर RHS। आपने ये चीज़ देखा कि LHS में भी -24 आया और RHS को हल किया तो वो भी -24 आया। ज़बरदस्त क्वेश्चन था भैया। समय को लॉस बिल्कुल नहीं करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल भैया आपको ऐसे ही लगाना, लेकिन ये 3x3 कोड का है तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। बाकी आगे के कई सारे क्वेश्चन आप सभी लोग खुद ही लगा लोगे, ठीक है, सब आसान है। जब नहीं होगा तब आप पूछिएगा हमसे। हम कठिन वाला कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। जितने भी विशेष क्वेश्चन है सारे क्लास में करा देंगे। ओके ठीक। अब बहुत आसान क्वेश्चन कराएंगे तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आव्यू का मान दिया गया है। आव्यू दिया गया 101 और दिया गया 012 और उसके बाद दिया गया 004। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? आपसे कहा जा रहा तो ये दिखाइए कि जो हमारा 3a का साढ़िक का मान है वो 27 इंटू में साढ़िक a के बराबर, गुणनफल के बराबर है। ये चीज़ सिद्ध करना है। इस पर गौर कीजिए क्या दिया गया है। देखो a का मान दिया गया है तो सबसे पहले 3a का मान निकाल लो, क्योंकि हमको 3a के साढ़िक का मान चाहिए। तो 3a का मान निकालेंगे कैसे? इस आव्यूह को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट को। 3 1 कम 3 3 0 0 3 1 कम 3 3 0 0 3 1 कम 3 3 9 6 3 0 0 3 0 0 3 4 12। ठीक। अब हमें निकालना है, देखिए LHS लेंगे। LHS में हमें निकालना 3a के साढ़िक का मान। ये जो आप भी उसको साढ़िक रूप में बदल दीजिए, 303 036 0012। हमने कहा था 3x3 कोटि का कोई साढ़िक है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए देखते हैं कि किस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो हैं। तो मैं देख रहा हूं कि जो हमारा R3 है, अब आप इतना समझ पा रहे हो, R3 में भी और C1 में भी 2 जीरो पड़े हैं। C1 में भी 2 जीरो पड़ेंगे, R3 में भी 2 जीरो पड़ेंगे। तो चाहे तुम C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो और चाहे R3 के सापेक्ष प्रसार कर दो, ये आपकी इच्छा है। तो चलिए हम C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस चिन्ह लगेगा, फिर माइनस, फिर प्लस। अल्टरनेट चिन्ह आपको पहले बना लेना जिससे गलती ना हो। तो 3a के साढ़िक का मान आ जाएगा। जब आप 3 लोगे +3, तो +3 हमारा इस कॉलम में ऊपर वाले रो में पड़ा है और इस वाले कॉलम में पड़ा है। तो इतना और इतना छोड़ देंगे, इतना और इतना छोड़ देंगे, बचेगा क्या? बचेगा 3 6 0 12। क्लियर? बाकी दो आगे जीरो हैं तो जीरो वाला तुम लेकर चलो, चाहे चलो वैसे भी जीरो हो जाएगा। इसको लेकर चलोगे जीरो, इसको लेकर चलोगे जीरो, अभी मैंने करके बताया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3 बार 3 कितना हो जाएगा? 36, माइनस लगाओ, जीरो का गुणा 6 से तो ये हो जाएगा 0। 36 का गुणा 3 से करोगे, 6 3 18 है ना, 3 3 9 और 1 10, 108 आ जाएगा। ये LHS की वैल्यू आई। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से RHS की वैल्यू। RHS में क्या निकालना है? RHS में आपको निकालना 27 इंटू में साढ़िक a का मान। तो आप भी a जो दिया गया है इसको साढ़िक रूप में बदल दीजिए, 101 और 012 और 004। ठीक है, सभी विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे भाई। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, 2 जीरो हैं तो ये हो जाएगा भैया 27। और जब प्रसार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगाएंगे, 1 को लेंगे भैया। ठीक, 1 को जब लेंगे तो हमारा साढ़िक बनेगा, 1 को प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। अब ये कॉलम ये रो छूट जाएगी तो बचेगा 1 2 0 4। बाकी सब जीरो वाले रहेंगे कि नहीं? 0 0 तो ये सब जीरो बना देंगे, तो कर लेना आगे वो सब जीरो आएगा। तो 27 ब्रैकेट के अंदर प्लस 1, 4 1 कम कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 शून्य में कितना हो जाएगा? 0। तो 27 गुणे आपका केवल 4 आएगा जो कि 108 आएगा। 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 8 2 10। तो आप कहोगे LHS बराबर RHS। आपको प्रश्न में यही प्रूव करना था कि दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर हो चुके हैं। कितना आसान भैया, कितना आसान। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट हैं, आप सभी लोग एक पार्ट करके बताऊंगा। ठीक है, 3x3 कोटि का क्या है? साढ़िक है, उसका मान निकालना जैसे भी यहाँ पर बताया है। और सारे पार्ट आप खुद ही कर लोगे, सारे पार्ट आप खुद ही कर लोगे। देखिए चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 5 नंबर का। हम पहले पार्ट में आपको दिया गया है भैया एक साढ़िक 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। हमको इसके साढ़िक का मान निकालना है। इसको हम डेल बराबर मान लेते हैं। पहले अल्टरनेट चिन्ह लगाओगे और देखोगे कि किस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो है। जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो होंगे उसी के सापेक्ष प्रसार करना है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो R2 है, R2 में मैक्सिमम जीरो है, 2 जीरो है कि नहीं? तो आप इसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए बस। अल्टरनेट चिन्ह लगा लेना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अल्टरनेट चिन्ह लगाने पर क्या होगा? जब आप प्रसार करोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो किसके सापेक्ष प्रसार करें? R2 के सापेक्ष। तो लिखोगे R2 के सापेक्ष क्या करने पर भाई? प्रसार करने पर। जब भैया R2 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो देखिए ये तो जीरो है, तो आप जो भी रो कॉलम छोड़ोगे जीरो आएगा।
तो माइनस चिन्ह के साथ आएगा, जो भी साइड में बचेगा। ये भी जीरो है तो जो भी बचेगा ये भी कुल मिला के जीरो हो जाएगा। फिर आप जब -1 पर आओगे तो जैसे माइनस लगाओगे और लिखोगे -1। अब -1 हमारा इस कॉलम में इस रो में पड़ रहा है, बचा कितना, तो आप कहोगे 3 बचा, -1 बचा और 3 बचा और -5, यही तो साइड में बचेगा। ये तो शून्य हो जाएगा ना, शून्य शून्य वाले इसीलिए तो लेते हैं जिसमें मैक्सिमम जीरो ज़्यादा हों, इसीलिए शून्य वाला लेते हैं कि इसको हल करना नहीं पड़ेगा। इसे हल करना पड़ेगा क्या, नहीं, केवल इसी को हल करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +1। ठीक, देखिए यहाँ पर तीनों पछी, इसको हल करेंगे तीनों पछी तो आप कहोगे -15 और 3 एक कम, पहले माइनस लगाइए सूत्र वाला, 3 एक कम 3, माइनस का 3 होगा, माइनस सूत्र वाला प्लस का 3 हो जाएगा। -15 से +3 जाएगा -12, -12 का गुणा 1 से करोगे -12। इस तरीके से हमें 3 × 3 कोट के सारणिक का मान निकालना है। तो इसमें के और पार्ट आप सभी लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल यही करना है, एक आप भी दिया गया, इसके सारणिक का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों पर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको चलिए बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म। बहुत आसान प्रश्नावली है, 2 छोटी छोटी प्रश्नावली हैं, इनको अभी के अभी ख़त्म कर देंगे। ओके, सभी लोग भाई वीडियो को भाई शेयर करते रहो, आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए पढ़ने में। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, x के मान ज्ञात कीजिए यदि। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, 2 4 5 1 बराबर, यहाँ पर लिखा है 2x 4 है ना, और 6x, ये आपके देखिए आप भी चैप्टर में पढ़ा है कि जब समान कोट के आप भी बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ समान कोट के सारणिक बराबर, तो ऐसा नहीं कि आप 2 को 2x के बराबर कर दीजिए, सारणिक में ऐसा रूल नहीं लगता है। 2 × 2 कोट के सारणिक को कैंसिल करते हैं, 2 1 कम 2, माइनस लगाओ, 5 चौक 20, ठीक है, प्लस का 20 होगा, 20 लगा दिया, बराबर 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x से 2x² माइनस 6 चौक कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24। सॉल्व करो, x का मान कितना आएगा, 2 से 18 20 गया, -18, 2x² माइनस का 24, -24 इधर लाएंगे, -18 + 24 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2x², -18 24 आपका 6 बचा, 6 बराबर कितना हो जाएगा 2x², 2 से काटेंगे 2 3 6, x² बराबर कितना आ गया 3, x बराबर आ जाएगा √3 + माइनस √3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सब एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बचा क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया x2 है ना, 18 और x, उसके बाद इधर दिया गया आपको 6 2 18 और 6। आपसे कहा जा रहा है तो x किसके बराबर, हमने क्या कहा, मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई x² माइनस 18 दूना कितना हो जाएगा 36, इस साड़ी का मान आ गया, इस साड़ी का मान निकालो 6 4 36 माइनस 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा x² माइनस 36 बराबर, उधर 0 बचा, x² बराबर 36 उधर चला गया, तो x बराबर √36, √36 का मान +-6। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितनी आसान प्रश्नावली है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्नावली की ओर। अब अगली प्रश्नावली न्यू वाली एनसीईआरटी बुक की, बहुत ही आसान, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखिए पिछले साल भी आया, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं, पुरानी वाली बुक की एक्सरसाइज आपकी होगी 4.3, क्योंकि 4.2 कट गई है, इस बार मिल ही नहीं रही हमको। नई वाली एनसीईआरटी बुक की PDF भेज देंगे टेलीग्राम पर, देख लेना, कट गई है, हमको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुछ बताना चाहेंगे आपको हम, छोटी क्लासों में जब थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, एक फार्मूला लगाते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा, अगर आपके पास एक पॉइंट होता है x1 y1, दूसरा होता है x2 y2 और तीसरा होता है x3, y3, और हमें इन 3 बिंदु, 3 त्रिभुज के 3 शीर्ष मान लीजिए पता है, और बोला जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप सूत्र लगाते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र लगाते थे, 1/2, और यहाँ पर लिखते थे y1, ठीक है, सॉरी इससे सूत्र लिखते थे, कैसे लिखते थे, x1 ब्रैकेट ऑफ करते थे, x2 ब्रैकेट ऑफ करते थे, x3, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करते थे, और एक सूत्र याद रखते थे 23 31 12 याद रखते थे, ये कोड था। इससे क्या सूत्र लिखते थे, 2 का मतलब y2 माइनस लगाएंगे, 3 का मतलब y3, फिर 3 का मतलब y3 माइनस y1, फिर 1 के स्थान पर y1 माइनस y2,
इस सूत्र से आप, अगर आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष पता होते थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते थे। इस सूत्र को अगर हम सारणिक रूप में लिखना चाहें ना तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे? इसको सारणिक रूप में लिखेंगे तो सारणिक रूप में लिखा जा सकता है 1/2, और इस चीज़ को हम ऐसे व्यक्त करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, बस। ठीक, बाकी वही पुराना काम, इस सारणिक को हल कर लेना, वैल्यू निकाल लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस सूत्र को बस अब आपको इस रूप में लिख करके सॉल्व करना है बस, क्योंकि सारणिक चैप्टर में आप पढ़े हो, आप इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते हो। इस सूत्र को सारणिक रूप में ऐसे लिख करके हल करेंगे। जब 3.3 बिंदु दिए जाएंगे तो x1 y1 यहाँ, x2 y2 यहाँ, x3 y3 यहाँ, बाकी में इस कॉलम C3 कॉलम में आपको हमेशा 1 1 1 एलिमेंट रखना है। उसके बाद सीधी सी बात है, इससे इसको आप घटा देना, मतलब पहली रो को दूसरी रो से घटा देना, दूसरी रो को तीसरी रो से घटा देना, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ बन जाएगा। जब भैया 2 0 बन जाएंगे तो किसी भी सारणिक का प्रसार करने में बहुत सरलता हो जाएगी, आसान तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि अगर ना हम यहाँ से R1 से R2 घटाएं तो क्या प्रसार ऐसे कर देंगे? आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन तरीके के साथ सॉल्व कीजिए भैया। जो तरीका है, सारणिक चैप्टर पढ़े तो कुछ तो तौर तरीका है इसका, तो तरीके के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिससे पूरे मार्क्स मिले। ज़्यादा दिमाग लगाने से क्या होगा, सवाल गलत ही हो जाएगा। चलिए भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जान के कैसे निकालना है, देखिए भाई। एक्सरसाइज 4.2 होगी। एक्सरसाइज कौन सी होगी हमारी? 4.2। देखना कितनी तेज़ी के साथ और कितनी जल्दी ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले सवाल का पहला पार्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से दिया गया 1, 0, और यहाँ दूसरा बिंदु दिया गया 6, 0, तीसरा बिंदु दिया गया है 4, 3। आपसे बताया जा रहा है, ठीक, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने क्या सारणिक का प्रयोग करना है आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको सूत्र लगाना 1/2, सारणिक बनाना है आपको। ठीक, इसको x1 मानना, y1 x2 y2 x3 y3, और ना समझ में आए ना तो पहला बिंदु जैसे लिखा है 1 0 1 0, दूसरा बिंदु 6 0 6 0, तीसरा बिंदु 4 3 4 3, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 लिख डालिए, प्रसार कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए ये हो जाएगा 1/2। आप देख पा रहे हो कि C2 में 2 0 है हमारे पास, है कि नहीं, तो प्रसार करना बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके सापेक्ष प्रसार करने पर? C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ माइनस हुआ अगर तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक, तो ये 0 वाले लेने का कोई औचित्य नहीं, वैसे भी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे, -3 लेंगे, सारणिक बनाएंगे। जब -3 लेंगे तो -3 हमारा इस रो में पड़ा है, इस कॉलम में पड़ा है, तो बचा कितना? 1 1 बचा, 1 1 बचा, 6 और 1 बचा, 6 और 1। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है बस। 1/2 देखिएगा, गुणे में -3, 1 1 कम 1, -6 1 कम 6, 6 कम 6, ये हो जाएगा 1/2 गुणे में -3, 1 से 6 जाएगा तो आपका बचेगा -5, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इस तरीके से आ गया आपका, तीनों 25 15, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 15/2 वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो हम वर्ग इकाई में लिखेंगे। कितना आसान भैया, जो बिंदु दिए जाएंगे ऐसे लिख लेना, प्रसार कर देना। ठीक है, अगर यहाँ जैसे 0 0 बन रहा तो मैंने ऐसे प्रसार कर दिया, 0 0 नहीं बन रहा है तो इससे इसको घटाइए, इससे इसको घटाइए, 2 0 बनाइए, उसके बाद C3 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आसान को एक्सरसाइज है। आज मज़ा आ रहा होगा क्लास में, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि बिंदु, एक बिंदु दिया गया है और ये बिंदु कुछ ऐसे दिया गया है, A, B + C, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और एक दूसरा बिंदु दिया गया B जिसके अंदर है आपका B, C + A, ये एक पॉइंट है, और एक बिंदु हमारे पास C है जिसमें बिंदु आपका है C, A + B। आपको बताना है कि तीनों बिंदु संरेख होंगे। पढ़े हो यार कि 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो शून्य होता है। जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? शून्य होता है। तो चलिए यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य दिखाते हैं। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आ गया शून्य तो ये संरेख होंगे और ना आया तो गलत होगा। तो 1/2 लगाइए, सारणिक का चिन्ह बनाइए। x1 की वैल्यू A, x2 की वैल्यू B + C, है ना,
x1 y1 है ना, x2 की वैल्यू b और y2 की वैल्यू c प्लस ए, x3 की वैल्यू c और y3 की वैल्यू a प्लस बी, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 रख देना है। सिंपल। अब आपको इसे सॉल्व करना है। क्या करोगे, हमने कहा कि यहाँ जीरो बनाओ, यहाँ जीरो बनाओ, r1 की वैल्यू प्राप्त करो r1 माइनस r2, और r2 की वैल्यू प्राप्त करो r2 से r3 को घटा करके। इससे क्या होगा कि आपको C3 में 2 जीरो मिल जाएंगे और प्रसार करने में सरलता हो जाएगी। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इससे इसको घटा रहे हो ना, r1 रो को आप r2 से घटा रहे हो और r1 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो, तो r1 से r2 घटाओगे a माइनस बी हो जाएगा। b प्लस सी से आप c प्लस ए घटाओगे, b प्लस सी से घटा रहे हो c प्लस ए, तो ये c माइनस ए हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा b माइनस ए। कितना हो जाएगा, b माइनस ए। 1 से 1 को घटाओगे 0 बचेगा। इसी तरीके से r2 की वैल्यू पा रहे हो r2 से r3 को घटा करके, तो b से c को घटाओगे ये b माइनस सी, c प्लस ए को a प्लस बी से घटाओगे ये c माइनस बी मिलेगा। 1 से 1 जाएगा 0, और तीसरी रो में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, संक्रिया हमेशा 2 ही लगती है, 2 लग चुकी हैं, काम खत्म। अब प्रसार किसके सापेक्ष करोगे, C3 के सापेक्ष, क्योंकि 2 जीरो बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकल के आ जाएगा 1/2। क्लियर। और ये आपका हो जाएगा, देखिए जब प्रसार करोगे C3 के सापेक्ष तो प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस हुआ तो ये माइनस, ये प्लस, मतलब प्लस चिन्ह के साथ 1 को लेना, बाकी 2 जीरो, वैसे भी वो जीरो हो जाएगा। तो जब हम +1 लेंगे तो +1 हमारा इस रो और इस कॉलम में पड़ा है, बचा क्या, a माइनस बी माइनस ए, है ना, और बचा आपका b माइनस सी और c माइनस बी। ओके, चलिए ये आपका हो जाएगा 1/2। 1 है, छोड़ो, इसका इधर से मल्टीप्लाई करो, a का c से मल्टीप्लाई AC, ठीक, और b का c से मल्टीप्लाई माइनस BC, माइनस b का मल्टीप्लाई a से माइनस AB, माइनस b का मल्टीप्लाई प्लस b से माइनस b से प्लस b²। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, इसका इधर से माइनस लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, b का मल्टीप्लाई b², a का मल्टीप्लाई माइनस AB, और c और b का मल्टीप्लाई माइनस BC, और c और a का मल्टीप्लाई प्लस AC। ओके, ब्रैकेट बड़ा वाला लगा लीजिए। ये हो जाएगा 1/2 AC माइनस BC माइनस AB प्लस B², माइनस अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये B² हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस AB हो जाएगा, और प्लस ये BC हो जाएगा, और माइनस AC हो जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, देखिएगा प्लस AC माइनस AC, माइनस BC प्लस BC, माइनस AB प्लस AB। हम काट के बता रहे हैं, आपको काटना नहीं, प्लस B² माइनस B², सब जीरो हो गया। तो 1/2 गुणे 0 बराबर कितना आएगा, 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख। लिखेंगे अतः तीनों बिंदु हमारे संरेख है, लिख लेना, अतः तीनों बिंदु हमारे क्या है, संरेख हैं। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, यानी एक ही रेखा में होंगे। चलिए आगे बढ़े भाई, समय ज़्यादा है नहीं, प्रश्नावली ख़त्म हो जाए, है ना, जल्दी से जल्दी। आप लोगों की भी इच्छा यही होगी, इतना आसान चैप्टर था जी, जल्दी ख़त्म कीजिए। सभी लोगों का कमेंट ऐसा ही आएगा कि जल्दी जल्दी से जी ख़त्म कर दीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, हाँ, जल्दी से टेंशन हटे दिमाग से, क्यों, 2 प्रश्नावली ख़त्म हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको k की वैल्यू निकालना है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, इन्होंने जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई कह दिया पहले से, तो तुम बताओ k का मान कितना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे बिंदु दिया गया है, बिंदु लिखिए, पहले बिंदु दिया गया k, 0, दूसरा बिंदु दिया गया है आपको 4, 0। बहुत ही धैर्य के साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, 0, 2। अब आप सूत्र लगाओगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या सूत्र लगाओगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे 1/2, साड़ी का चिन्ह बनाएंगे, x1 y1 यानी k 0, x2 y2 यानी 4 0, x3 y3 यानी 0 2, और इसमें 1 1 1। क्लियर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 4, तो रख दो 4 बराबर 1/2। इसमें आपको प्रसार कर देना जिसमें मैक्सिमम 2 जीरो हो, तो इसमें 2 जीरो C2 में है। ठीक, तो इसी के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। ये प्लस हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, अगर ये माइनस तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक, तो जीरो वाले छोड़ देंगे, वैसे भी वो सब जीरो हो जाएगा। तो 2 से लेंगे तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस आ रहा है इस पर, और 2 जो है वो इस कॉलम में, इस रो में, इतना छोड़ देंगे
तो क्या बचेगा देखिएगा ये ध्यान से, ये बचेगा आपका इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, बचा k और 1 तो लिखेंगे k1 और बचा 4 और 1 तो 4 और 1। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? 2 इधर आ जाएगा, 4 के गुणे में 4 दूनी 8 हो जाएगा, उधर बचा -2, k एक कम k हुआ, माइनस लगाएंगे, 4 एक कम आपका 4 हो गया। देखिए ये 2 गुणे में 4 दूनी कितना हो जाएगा और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 चौके 8 तो 4 हो गया। -1 और k का गुणा -k, -1 और 4 का गुणा +4। ठीक है, k का मान निकालेंगे तो -k बराबर इधर 4 है और ये 4 उधर चला गया -4। कोई समस्या? तो इस तरीके से k बराबर आपका आ जाएगा 0। k बराबर कितना आ गया 0। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल लोगे तो प्लस माइनस करके लोगे, ठीक है ना। तो जब k का मान हमने क्या, जब हमने इसका जो मान लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल वो जब +4 लिया है तो k का मान 0 आया। अब लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर भाई, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको 2 बार 2 चिन्ह लेने पड़ेंगे। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए एक बार जब प्लस लोगे, यहाँ पर लिख लेना धन चिन्ह लेने पर। हमने धन चिन्ह लिया तो 4 दूनी 8 हो गया। अच्छा ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ -4 होगा, -4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा -8 बराबर। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 और k कम k -4 एक कम 4 है आसान। एक बार प्लस चिन्ह लोगे तो सॉल्व करोगे k का मान आएगा, एक बार माइनस चिन्ह लोगे माइनस माइनस कैंसिल, 2 चौके 8 ये 4 बचेगा, 4 बराबर k -4, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 + 4 बराबर k, यानी k बराबर 4 4 कितना हो जाएगा 8। ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में करना है बिल्कुल ऐसे ही। जो क्षेत्रफल दिया जाएगा उसको 2 बार चिन्ह लेकर आपको सॉल्व करना होगा। k की 2 वैल्यू आएंगी, पहली k की वैल्यू कौन सी आ जा रही 0 और दूसरी 8, तो आंसर हो जाएगा 0, 8, मतलब k की एक वैल्यू 0 और एक 8। इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जो भी है आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर देखिए तुमको बता देते हैं हम 4 में आपको सारणिकों का प्रयोग करके समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बता देते हैं, ये भी अपने आप में एक विशेष क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हम प्रश्नावली को ख़त्म कर देंगे क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन आपको सेम इसी तरीके से लगाना है। समझ पा रहे हो ना? चलिए भाई देख लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अगर पहला पार्ट बता देंगे तो सभी विद्यार्थी दूसरा पार्ट कर लेंगे। लेकिन सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6, 1, 2 और 3, 6 दो बिंदु दिए गए, मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लीजिए। मान लेते हैं कि एक हमारे पास बिंदु P है, ठीक है, जो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, ठीक, और उसी से हमको समीकरण निकालना है। तो लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सारणिक बनाएंगे x1 y1 1 2 x2 y2 3 6 x3 y3 x y और बाकी 1 1 1, ये तो जानते ही हो, ठीक है। मिलाने वाली रेखा का आपको समीकरण निकालना है। ओके चलिए भाई देखते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये चूंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, मिलाने वाली रेखा का ही तो समीकरण निकालना, और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 0 बनाएंगे, यानी r1 की वैल्यू प्राप्त करेंगे r1 - r2, और दूसरे रो की वैल्यू प्राप्त करेंगे दूसरी रो से तीसरी रो को घटा करके। ये 2 के इधर 0 रखेंगे, 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 2 इधर आ गया 0 के मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बचा, 1 से 3 घटाओ, r1 की वैल्यू प्राप्त करो r1 से r2 को घटा करके, 1 से 3 घटाओगे -2 बचेगा, 2 से 6 घटाओगे -4 बचेगा, 1 से 1 घटाओगे 0 बचेगा, 3 से x घटाओगे 3 - x, क्योंकि r2 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो r2 - r3, यानी दूसरी रो को तीसरी रो से घटा करके, 6 से y घटाओगे 6 - y, 1 से 1 घटाओगे 0 और x y 1। अब प्रसार करना बहुत आसान, C3 में देखिए 2 0 बन गए, प्रसार करना बहुत आसान, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस। अब आपको 1 के साथ लेना है, इधर 0 बचा, +1 लीजिए, 1 हमारा इस रो में इस कॉलम में पड़ा, इतना छोड़ दीजिए, सारणिक बनाइए, -2 -4 3 - x 6 - y। क्लियर? चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2 × 2 सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं, इधर इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी -12, -2 और -y का मल्टीप्लाई +2y, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करके माइनस चिन्ह लगाते हैं, 6 दूनी 12 और 2y प्लस हो जाएगा। 4 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 4 3 होगा -12 होगा, -4 और x का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा +4x हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे जी हो जाएगा। एक का मल्टीप्लाई करने पर वैसे ही उतना ही रहेगा, तो -12 प्लस का 2y, उधर आपका कितना बचा 0, एक पक्ष में 0 है कि नहीं। अच्छा माइनस अंदर जाएगा तो ये भैया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस 12 हो जाएगा। अच्छा माइनस और 4 का मल्टीप्लाई माइनस का 4x बराबर कितना 0। देखिए -12 प्लस 12 0 हो जाएगा, 2y और यहाँ बचा आपका देखिए 2y माइनस 4x बराबर 0। सिंपल है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। 4x को उधर लेकर चले जाओ तो 4x उधर गया प्लस और एक पक्ष में बच जाएगा 2y, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, y बराबर कितना आ गया 2x। इस तरीके से आपको समीकरण निकाल लेना है, करना कुछ नहीं, क्षेत्रफल के स्थान पर 0 करके प्रसार कर देना जो पुराना काम किए हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि शीर्ष 2 -6 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान अब भी बताया मैंने आपको। त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पर 35 रख देना है, एक बार +35 लेकर चलना है, एक बार -35 लेकर चलना है, k के 2 मान आएंगे, बस वही आपको करना है, ठीक है। तो जब सब एक ही काम करना तो बार बार क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है। चलिए भाई बताइए आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। तो न्यू वाली एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 की 2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी हैं, 4.1 4.2। नेक्स्ट क्लास में 4.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वहां पर आप लोगों को उपसार्डिक और सेखंड निकालना बताएंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग आएंगे, क्लास से जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।